नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। रणनीतिक 51 बैच का एक पार्ट है रट्टा मार सीरीज। रट्टा मार सीरीज में आपको कैसे अंतिम समय में अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है वो सिखाया जाएगा, और कैसे जल्दी जल्दी रिवीजन करके हम अंतिम समय में लगभग 3 से लेकर 5 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन है उसकी लीड हम ले सकते हैं। क्योंकि अंतिम समय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यही रहता है कि कैसे हम रिवीजन करें, कैसे हम चीज़ों को और अधिक से जानकारी ले। तो हम आपके सामने मात्र 2 से 3 पेज का एक पीडीएफ लेके आएंगे जो हमारे रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ हमारे आनंद सर द्वारा पॉकेट नोट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें और महीन फैक्टों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आप अंतिम समय में जो हमारा रहता है कि कैसे और अच्छे फैक्ट के साथ हम एग्जाम में जाएं, ताकि हम हमारे नंबरों को एक स्टैंडर्ड नंबर हमारे आए, ताकि हमको ये दुविधा न रहे कि कैसे हमारा प्रीलियम से 1-2 नंबर से कहीं रुक नहीं जाए, है ना। तो उस और हमारा रणनीतिक 51 बैच जो है 1499 में उपलब्ध है। उसी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल, है ना। राज्यपाल के बारे में हम पहले और डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, क्योंकि कल मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको जब बताया था तो राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के नाम से कार्य कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर रहती है, वित्तीय पावर, आर्थिक पावर, है ना, और न्यायिक पावर, ठीक है, तो और विधिक पावर। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगा कि कौन कौन सी पावर रहती है और कौन कौन सी शक्तियां उनके पास रहती है, और किन किन चीज़ों पे आपको एग्जाम के पर्पस पे याद करके रखना है, किन किन लोगों की वो नियुक्ति करता है, किन किन को वो रिमूव करता है, मुख्यमंत्री संबंधित उसकी क्या शक्तियां रहती है, उसके आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से याद करके रखने हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, तो राज्य का सर्वोच्च महामहिम, है ना, जैसे राष्ट्र का सर्वोच्च महामहिम हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, और राज्य के सर्वोच्च महामहिम हमारे कौन रहते हैं, राज्यपाल रहते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है, राज्य की कार्यकारिणी का प्रधान व्यक्ति, है ना। प्रथम व्यक्ति हमारा कौन है, राज्यपाल है, ठीक है। तो राज्य की कार्यकारिणी का जो प्रधान है वो है हमारे राज्यपाल, और राज्यपाल के नाम से ही राज्य के सारे काम होते हैं, ठीक है ना। तो राज्य की कार्यकारिणी का प्रधान राज्यपाल है। संविधान के अनुसार भारत के राज्यों का एक संघ है ना। भारतीय प्रशासन की एक विशेषता यह है कि संघ तथा राज्यों के स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति के भांति राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सहायता और उनसे परामर्श लेके ही सारे कार्य करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 150 हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल हमारे 151 तक कौन आता है, संसद आती है ना। संसद के साथ साथ पूरे जो अगर मैं बात करूं तो 52 से लेके 151 तक हमारी संसद आती है, और 152 से लेके, है ना, 152 से लेके लगभग 213 तक हमारा कौन आता है, 213 नहीं 200 152 से हमारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था चालू हो जाती है ना। राज्य की जो व्यवस्था है वो 152 से चालू होती है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये हमारा एक फैक्ट हो गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो गया। और अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यकारिणी, राज्य की समस्त जो कार्य है वो किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे, है ना। ये 154 हो गया, हमारे 2 आर्टिकल हमने यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है। और आगे अगर हम जाएंगे तो लिखा गया है कि 7वें संविधान संशोधन, है ना, सातवें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, प्रभार दिया जा सकता है। यदि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को कुछ हो गया तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल या फिर गुजरात के राज्यपाल को उसका प्रभार मिल जाएगा। मतलब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। अनुच्छेद 156 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 156 में कहते हैं कि जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति कैसे करेंगे, राज्यपाल जो होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। चूंकि उसका कार्यकाल यूं तो 5 वर्ष का डिसाइड किया गया है, किंतु राष्ट्रपति उसे कभी भी अपने विवेक के अनुसार रिमूव कर सकता है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, मतलब ऐच्छिक नहीं है, हमने आपको दान में दिया है, प्रसाद के रूप में दिया है, प्रसाद पर्यंत धारण करता है। उसका कार्यकाल 5 वर्षों का है। आपको याद करके रखना है कि 5 ईयर तो उसका कार्यकाल रहता है, ठीक है, 5 ईयर तो रहता है, किंतु उसे समय से पहले भी रिमूव किया जा सकता है ना। यूं तो 5 वर्ष है, किंतु समय से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, किंतु उसकी एक विशेषता भी है कि कैसे रिमूव करेंगे भैया।
सिद्ध कदाचार का दिया आरोप लगेगा तो ही उसको 5 वर्ष से पहले रिमूव किया जा सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 157 जो है राज्यपाल के नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गई है। जैसे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के लिए अगर योग्यता निर्धारित है तो राज्यपाल के लिए भी योग्यताएं निर्धारित है। कौन कौन सी योग्यता निर्धारित है? तो इसमें कोई भी व्यक्ति राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तब पात्र होगा जब वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, है ना। किंतु एक शर्त है कि अगर किसी राज्य का डोमिसाइल है, जैसे मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है, तो उसको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। राज्यपाल के कार्यों के लिए कुछ शर्तें हैं, है ना, कि राज्यपाल शर्तें डिसाइड करी है राज्यपाल के कार्यों के लिए कि अनुसूचियों में निर्दिष्ट संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना। कि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया हुआ व्यक्ति राज्यसभा का भी व्यक्ति हो, लोकसभा का भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, नहीं। अगर इन पदों पर अगर उसकी नियुक्ति रहती है तो उसे उनके पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, देन फिर आपको वहां पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कितनी चीजों के बारे में पढ़ लिया, आर्टिकल 153 पढ़ा, आर्टिकल 154 पढ़ा, आर्टिकल 156 पढ़ा, ठीक है ना, ये हमने देख लिया, है ना। 55 भी हमने देख लिया, 6 आर्टिकल हमारे हो गए। राज्यपाल कोई भी लाभ के पद पर धारण नहीं हो, कोई प्राइवेट नौकरी इसमें नहीं करता हो। संविधान के अनुच्छेद 159, है ना, संविधान के अनुच्छेद 159 क्या कहता है? 150 राज्यपाल की शपथ के बारे में, राज्यपाल की शपथ के बारे में यहाँ कहता है कि राज्यपाल जो है शपथ किनके समक्ष लेगा? राज्यपाल जो है हमारे महामहिम में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। यदि उस दिन जिस दिन राज्यपाल अपने पद की शपथ लेते हैं, यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वही वरिष्ठ न्यायाधीश जिसके समक्ष राज्यपाल शपथ लेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 166 क्या है कि आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, है ना। तो इसमें यदि कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां बनती है जब राज्यपाल राज्य में नहीं हो तो उनके कार्यों का जो निर्वहन है वो कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेंगे, है ना। और कुछ उन्मुक्तियां और संरक्षण भी, विशेषाधिकार भी प्राप्त है कि आर्टिकल 361, है ना, यहाँ पर आर्टिकल 361 पर हम चले गए कि राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। कैसे विशेषाधिकार प्राप्त है? कि अगर राज्यपाल अपने पद पर है तो उस पर कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और अगर ऐसी कोई कार्रवाई करनी है तो 2 माह पूर्व उन्हें सूचना देनी होगी। पर सिविल मामलों पर ये जो 2 माह पूर्व सूचना वाला जो मामला है वो सिविल मामलों से संबंधित ही है ना। 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, सिविल कार्रवाई इस पर की जा सकती है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो कौन से है कि राज्यपाल के कार्य और उनकी शक्तियां है। इनमें 2 डिफरेंस हमको देखने को मिलेंगे, महामहिम राष्ट्रपति भी है, महामहिम राज्यपाल भी है, किंतु राज्यपाल के पास 3 चीजें, कौन सी? एक कूटनीतिक, सैन्य और हमारी 3 चीजें जो है हमारी कूटनीतिक हो गई, सैन्य हो गई और आपातकालीन शक्तियां। ये शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं रहती है, ये सिर्फ राज्यपाल के ही राष्ट्रपति के पास ही रहती है। नहीं रहने वाली शक्तियां कौन कौन सी है? राष्ट्रपति के मामले में शक्तियों का अगर हम बात करें तो राज्यपाल के पास 3 चीजें, एक हमारी कूटनीतिक, दूसरी सैन्य और तीसरी आपातकाल। जो राष्ट्रपति महामहिम के पास तो रहती है किंतु राज्यपाल जी के पास नहीं रहती है। तो कौन कौन सी शक्तियां उनके पास रहती है? पहली विधायिक, दूसरी वित्तीय, है ना। अगर हम बात करें तो कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां, है ना। इस मामले में वो राष्ट्रपति के समक्ष दिखाई देते हैं, है ना। कार्यकारी शक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें हमने आर्टिकल 154 पढ़ा था कि राज्य के समस्त कार्य जो है राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, ठीक है। कार्यकारी शक्ति के बारे में हम पढ़े तो क्या है कार्यकारी शक्ति? कि राज्य के समस्त कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से शासित होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि राज्यपाल के नाम से शासित होते हैं। दूसरी अगर शक्ति की बात अगर मैं पढ़ूं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है, ये हमारी हो गई। और मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। जितने भी विभाग के जो मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, किंतु राज्यपाल उन्हें ऐसे ही नहीं बोल देता है कि ठीक है आप हट जाओ करके। मुख्यमंत्री जी जब सलाह देंगे कि इनको आप रिमूव कर दो तभी उनको रिमूव किया जाता है। वो राज्य के महाधिवक्ता, आर्टिकल 161, है ना, राज्य के महाधिवक्ता आर्टिकल 161 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। जैसे हम वहां पर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल ये यहाँ पर महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ राज्य के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति करता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ना। मध्य प्रदेश के लोक लेखाओं के सदस्यों की नियुक्ति करता है।
तो और कौन कौन से राज्य के जो उच्च न्याय, अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल भले ही नहीं करते, परंतु सुप्रीम कोर्ट जब किसी राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो वो राज्यपाल से परामर्श अवश्य लेते हैं। तीसरी जो हमारे जो बात है कि जितने भी जिला क्षेत्र के जो न्यायाधीश है ना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पदोन्नति ये राज्यपाल जी करते हैं, ठीक है ना। और कार्यकारी शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में राज्यपाल को लगता है कि यहाँ पर जो लोकतंत्र की विफलता है ना, एक वर्ड है कि राज्य का प्रशासन लोकतंत्र परंपराओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है ना, जो संविधान में लिखा है उसमें लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार यदि राज्य का शासन नहीं चलाया जा रहा तो वो राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन दो आर्टिकल में हम देखते हैं कि आर्टिकल 356 एंड देन आर्टिकल 365। 356 में लोकतंत्र की विफलता हो जाएगा और 365 में जब केंद्र के नियमों के अनुसार किसी राज्य का शासन नहीं चलता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अगला जो एक फैक्ट है वो कौन सा है, एक फैक्ट है हमारा कि राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति है ना, जितने भी चांसलर जो रहते हैं, उन जितने भी विश्वविद्यालय ही है उनके कुलपतियों का कुलाधिपति हमारे महामहिम राज्यपाल रहते हैं, है ना। जितने भी कुलपति है वो सब उनके अंडर में आते हैं, ठीक है। अब अगले में अगर मैं बात करूं तो विधायी शक्तियों की, तो विधायी शक्तियों में पहली जो शक्ति कौन कौन सी है, पहली शक्तियों की अगर मैं बात करूं कि राज्य के सत्र का प्रारंभ उद्घाटन करना, सत्रावसान करना और उसे भंग करना, है ना, ये तीनों शक्तियां राज्यपाल के पास रहती है, ठीक है ना। अब राज्यपाल जो है प्रत्येक वर्ष अगर संसद विधानमंडल का उद्घोषण हो रहा है तो वहां पर अपना अभिभाषण होता है। पहली नियुक्त विधानसभा में राज्यपाल अपना अभिभाषण देता है, ठीक है ना। और राज्यपाल के पास विधायी शक्तियों में एक पावर है आर्टिकल 213 के तहत, कौन सी पावर है कि वो अपने क्षेत्र राज्य जिस पर कानून बना सकता है, आर्टिकल 213 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये तीन चार शक्तियां है कि सत्र को आहूत करना, सत्रावसान विघटित करना, है ना, ये हो गया हमारा। वो विधानमंडल के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है ना। और प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से ही प्रारंभ होते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पास हुआ बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी मुहर नहीं लगा सकता। जैसे हमने केंद्र के बारे में पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर राज्य के बारे में भी देखा जाता है कि अगर कोई बिल राज्यपाल जी के पास आया है तो वो उस पर अपनी अनुमति देंगे या फिर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया हुआ और विधानमंडल ने पुनः पारित करा तो फिर राज्यपाल को अपने अनुमति के पास मतलब अनुमति देने के लिए बाध्य है। किंतु एक और पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कोई बिल आ गया है वित्त वाला, धन वाला, जिसे केंद्र की अनुमति हमको लेनी है, तो राष्ट्रपति के लिए भी अनुशंसित के लिए वो रख सकते हैं, ठीक है। फिर राज्यपाल जो है कि विधान परिषद, है ना, राज्यपाल जो है यहाँ पर उच्च सदन विधान परिषद है, वहां के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, जिन्हें यहाँ पर देखना कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, है ना, इसमें वहां पर स्पोर्ट्स वाले व्यक्ति थे, यहाँ पर सहकारिता व्यक्ति थे कि 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है ना। ये मैंने आर्टिकल 213 बोला कि जब अधिवेशन नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु इनको रिमूव कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, है नहीं। और यदि विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता को कोई प्रश्न है, अयोग्यता से संबंधित दो चीजें हैं कि यदि उसने 10वीं अनुसूची में कोई दल बदल से संबंधित कोई कानून से अयोग्य है तो उसका जो निर्णय कौन करते हैं, विधान परिषद के विधान मंडल के अध्यक्ष करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। किंतु कोई और विवाद हो गया जिसमें अयोग्यता घोषित हो रही हो तो उसका जो निर्णय है अंतिम रूप से राज्यपाल करते हैं। इन चीजों पर ध्यान रखना, है ना। मैं जितनी भी चीजें आपको बोलते जा रहा हूं तो आप उनके आर्टिकल के सहित उसको याद करना है कि हमको क्या याद करना है, क्या छोड़ना है। इसकी जो बेसिक फैक्ट है उसमें कौन सी है, वित्तीय संबंधित शक्ति कौन कौन सी है, वित्तीय संबंधित शक्ति है 3-4 शक्तियों के बारे में आपको बता देता हूं। राज्यपाल के पास कौन है कि राज्यपाल वित्त मंत्री को बजट पेश करने की अनुमति देता है, पहला हो गया। कोई भी धन विधेयक जो है राज्यपाल के अनुमति के पश्चात ही विधानमंडल में जाएगा। कोई भी को बजट पर अनुदान की मांग राज्यपाल की अनुमति के बाद ही उस पर मांगी जा सकती है। राज्य की संचित निधि पर अगर कोई धन होगा तो उस पर राज्यपाल की अनुमति लगेगी, ठीक है ना। 3-4 चीजें हमारी हो गई, कौन सी हो गई, कोई भी राज्यपाल की सिफारिश के बिना धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं होगा, है ना। वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करता है ना।
फिर राज्य की संचित यो कौंटी आकस्मिक निधि जो है वहां पर भी अगर केंद्र में अगर हम पढ़ते हैं तो संचित निधि कॉन्टीजेंस जो फंड है वो वहां पर राष्ट्रपति के अधीन रहता है, राज्य का राज्यपाल के अधीन रहता है। पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा, है ना। अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन जो कौन करता है, वहां पर राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर राज्यपाल करता है। अगर हम जाएंगे तो आई वाई, है ना, पंचायतों के वित्त के संबंध में आर्टिकल 243 आई और 243 वाई, है ना। आई मतलब पंचायत से संबंधित है और वाई जो है नगर पालिकाओं के वित्त व्यवस्थाओं के गठन से संबंधित हो, आर्टिकल 243, है ना, ये 243 आई और 243 वाई, है ना। ये आई वाई जो है ये वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, आर्टिकल 243। अब अगला हम जाएंगे तो उसमें न्यायिक शक्तियों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो न्यायिक शक्तियों में मैंने आपको तो 3 चीजें बताई थी कि न्यायिक शक्तियों, जैसे न्यायिक शक्ति कौन कौन सी है, ये तो हमारे राज्यपाल जी के पास सैन्य मामलों से संबंधित कोई न्यायिक शक्तियां नहीं है, किंतु न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें पदोन्नति के संबंध में उनके पास एक पावर है कि जितने भी जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल, और उनको प्रमोट कौन करते हैं, राज्यपाल, है ना। राज्यपाल यदि समझे कि न्यायालय के पास काम अधिक है, ठीक है ना, यदि उनको लगता है कि बहुत काम हो गया है, तो वो आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है कि यदि काम का बर्डन बढ़ रहा है तो और हम ला सकते हैं। राज्यपाल उस अपराध के दंड को क्षमा, यदि कोई अपराध किया गया है तो अपराध के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसे घटा सकते हैं और कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था परिहार, लघुकरण, प्रविलंबम, है ना, 5 चीजें जो पढ़ी थी, तो उसमें यही है कि कुछ ऐसा अपराध जिसे वो क्षमा भी कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं, है ना। किंतु वो जो जितने भी अपराध हुए वो राज्य के कानून के अंतर्गत हुए, कोई केंद्र के कानून को राज्यपाल यदि कोई अपराध जो हुआ है केंद्रीय कानून के तहत हुआ है तो राज्यपाल उसे क्षमा नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगला अगर हम बात करते हैं विवेकाधीन शक्तियां, है ना, कि राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति है उस पर कई बार विवाद हुआ है ना, विवाद का विषय है विवेकाधीन शक्ति। आपको इसमें याद रखना कि आर्टिकल हाँ, ये आपको याद रखना है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 163, है ना। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को लेकर कई बार विवाद हुआ है कि राज्यपाल ने अपने विवेक का प्रयोग करके करते हुए, है ना, कि हमको आमंत्रित नहीं करा, उनके हमारा दल बड़ा था, ठीक है ना। तो राज्यपाल क्या है कि जब लगता है कि खंडित बहुमत है तो बोल देता है कि आप अपना, ठीक है, आप अपना मुख्यमंत्री हमको बता दीजिए, हम उनको वो कर देंगे और 6 महीने के अंतर्गत आप अपना मतलब सरकार आप बना लीजिए और 6 महीने 6 माह के अंतर्गत आप बहुमत सिद्ध कर दीजिए। तो कभी कभी विवेक के आधार पर राज्यपाल बिलों को भी रोक देते हैं, बहुत सारी चीजों का, तो विवेक की शक्ति है उसको लेकर कई बार वाद विवाद का विषय बनता है, ठीक है ना। तो आप इसको, ये मेंस का विषय है कि जो राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां है वो मुख्य परीक्षा का विषय है। तो एक बार फटाफट हम इसको रिविजन पे देखेंगे कि आर्टिकल 153 राज्यों का एक राज्यपाल होंगे, आर्टिकल 154 राज्य की जितनी भी कार्यपालिक शक्ति है वो राज्यपाल के अधीन होगी, है ना। आर्टिकल 155 नियुक्ति के संबंध में है, ये आर्टिकल आपको रट के याद करने हैं। राज्यपाल के कार्यकाल प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ये हमको याद करना। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंध अर्हता के किन किन मामलों में उनसे मतलब अर्ह पाए जाते हैं। राज्यपाल के कार्यकाल के लिए जो दशाएं है वो बताई गई है। 159 में इसकी शपथ का ग्रहण का बताया गया है। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के जो कार्य है वो बताए गए हैं। 161 है ना, क्षमादान की शक्ति, यहाँ पे एक आर्टिकल 161 है क्षमादान में, और अगर उधर भी जाएंगे तो आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति के संबंध में। तो ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये आपको याद करना है। फिर इसमें जो हमारा है कि राज्य का जो महाधिवक्ता है, ये आर्टिकल आपको याद करके रखने हैं कि राज्य के जो एडवोकेट जनरल है वो किन आर्टिकल के थ्रू होते हैं। तो आर्टिकल 165, ये 2 आर्टिकल आपको याद रखना है। 163 और 164 कौन से, मंत्री परिषद का राज्यपाल का सहयोग तथा सलाह देना और मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे उनके कार्यकाल, नियुक्ति और वेतन, है ना, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। राज्यपाल का संबोधन, ये विधेयक पर सहमति, ये आपको याद रखना है। और राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, 201, ये आपको याद करके रखना है। अध्यादेश जारी 213, ये आपको याद करके रखना है। राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की सलाह, आर्टिकल 217, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल
द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसकी पदोन्नति के संबंध में भी आपको याद रखना है, और राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति, है ना, ये है न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति, जो अपना सिविल जज वगैरह होते हैं उनके लिए आपको याद करके रखना है। तो ये आर्टिकल आपको बिल्कुल रट के रखने हैं, ये आर्टिकल है, इसके अलावा आपको दूसरे आर्टिकल देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कौन से आर्टिकल क्या आ रहे हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है, इनमें यहाँ पर जो मैं चार्ट लेके आया हूं, इसमें क्या है कि पूरे ईयरली दे रखे हैं कि कौन से राज्यपाल का कार्यकाल कहां से कहां तक है, ठीक है ना। तो ये जो चार्ट है ये आपको बिल्कुल आंख मूंद के रटना है ना। भले आप इसको लिख कर रखो, मैंने मेरे समय में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने पूरे आर्टिकल को पूरे मतलब, ठीक है कि पहले पट्टाभी सिद्धारमैया, हरि विनायक पाटेस्कर, है ना, फिर उसके बाद केसी रेड्डी, ठीक है, फिर वांगचू, है ना, महावीर भाई, शेखर भाई, मतलब पूरे जितने भी थे सब है कि महिला राज्यपाल कब है तो उनका कार्यकाल, है ना। पहले जो पट्टाभी सिद्धारमैया है तो कब से कब तक सबसे छोटा कार्यकाल है, तो ये मैंने उसको पूरा याद करके रख लिया था, है ना, कि पूरा याद करके लिख लिया था, सबसे छोटा कार्यकाल हो गया। दूसरा जो कार्यकाल है हरि विनायक पाटेस्कर का सबसे बड़ा कार्यकाल है, ये मैंने याद करके रख लिया था। केसी रेड्डी, है ना, केसी रेड्डी के बीच में पहले प्रथम कार्यवाहक बने थे पीवी दीक्षित, ये आपको याद करके रखना है कि प्रथम कार्यवाही राज्यपाल कौन कौन से थे, है ना। द्वितीय नंबर पे कौन थे, जेसी वर्मा कब आए थे, पीवी दीक्षित कब आए थे, है ना, किनके बीच में आए थे। तो ईयर आपको बहुत ही अच्छे से याद करके रखना है, किन राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन लगा था और किन राज्यपाल के समय मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, है ना। कौन से प्रथम राज्यपाल थे, कौन से संविधान सभा के सदस्य थे। तो शुरू के 3-4 राज्यपाल जो थे वो संविधान सभा के सदस्य थे, है ना। मैं जो बोला है मैंने अभी पिछले 2 मिनट में, इन शब्दों को आप बिल्कुल गौर करके रखिएगा, है ना। यही क्वेश्चन वहां पर आयोग पूछता है, ठीक है। रिवीजन में आपको मैं ये भी बताते जा रहा हूँ किन किन चीजों का ध्यान रखना है ना। अब वो जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं दर्शा के बताऊं, मैं अगर बोल रहा हूं तो मैंने अपने अनुभव से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, है ना। कोई चीजें रट के मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं होना। पहले जो राज्यपाल थे उनको आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन से थे, है ना। तो इसमें आप ये हो गया, पहले राज्यपाल हो गया, सबसे कम समय के लिए हो गया, है ना। फिर इसका संबंध देखो, अब आप एक चीज को याद रखना कि कोई भी राज्यपाल जो है ना मध्य प्रदेश के तो होंगे नहीं, है ना। वो आसपास वाले स्टेट के होंगे, तो स्टेट भी आपको याद रखना है। कोई राज्यपाल कर्नाटक के, कोई उड़ीसा के, ठीक है। यहाँ पर भी जो जानकारी है उसके साथ साथ अन्य बुक से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो कि संविधान सभा के सदस्य रहे, है ना, जयपुर अधिवेशन के भी ये अध्यक्ष थे, है ना। फिर ये है कि राज्यपाल के मतलब बाहर राजभवन के बाहर शपथ लेने वाले भी हमारे राज्यपाल रहे हैं, तो पहले हो गए हमारे, ठीक है ना। फिर दूसरे आते हैं एच वी पाटेस्कर। अब इनके बारे में क्या विशेषता है, देखो फोटो के साथ इसलिए बताया जा रहा हूँ ताकि आपके पास एक इमेज भी बने, नहीं तो नाम तो क्या है, नाम में फिर मिसमैच हो जाएंगे कौन से, पर इमेज याद रहेगा अगर नहीं उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, है ना। एच वी पाटेस्कर, जब आप इनको लिखो तो भले रट के ऐसे कर लिया करो कि एच वी पी, है ना, एच वी पी, फिर उसके बाद के सी रेड्डी, है ना, के सी आर, ठीक है। अब आपने हिसाब से जैसे भी आपको लगे, ठीक है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले और दूसरे नंबर के राज्यपाल थे, ये हमारा हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित थे कि नहीं थे, ये आप याद करो या नहीं करो, कोई आवश्यकता इसमें इतनी ज्यादा है नहीं, है ना। हिंदू कोड बिल इनके समय में पारित हुआ था और राज्यसभा के भी ये सदस्य रहे थे, ये भी याद रखना। फिर अगले जो हमारे राज्यपाल थे केसी रेड्डी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हमको फैक्ट क्या देखने को मिलता है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य करा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से राज्यपाल ऐसे थे जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे, वो हमारा हो जाएगा। और ये मैसूर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, इसलिए इनका क्वेश्चन आना ठीक है ना। फिर अगले हमारे जो राज्यपाल है वो है निरंजन नाथ वांचू, है ना, एन एन वांचू, ठीक है। इनका जो जन्म है वो सतना में हुआ था, ठीक है। निरंजन नाथ वांचू सतना में हुआ था, ये एक आईएएस अधिकारी थे और केरल के राज्यपाल रहे हैं। फिर इसके बाद सीएम पूनाचा, है ना, ये हमारा सीएम पूनाचा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे केसी रेड्डी। अब नाम से भी हमको जज कर लेना चाहिए कभी कभी कि ये सरनेम कहाँ मिलेगा, केसी रेड्डी, है ना, मतलब साउथ के। अब इसको वैसे भी याद करना आपकी, ठीक है। अगर शर्मा आए तो अपने को देखना है कि यूपी बिहार, अपने यूपी राजस्थान एमपी, है ना। दूसरे राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में ही लगा था, है ना। ये उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, है, ठीक है। तो ये भी हमारे हो गए। फिर उसके बाद जेपी सिंह। अब जेपी सिंह मैंने इसलिए बोला कि भैया ये कार्यवाही राज्यपाल थे, है ना, तो ये आपको याद करके रखना है।
फिर उसके बाद के एम चांडी थे, है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, चांडी केरल के रहने वाले थे, और भोपाल गैस कांड के समय ये राज्यपाल रहे, मतलब 1984 में इनका कार्यकाल था। मतलब ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन रहे, तो के.एम. चांडी रहे, है ना, ये गुजरात के राज्यपाल भी थे, ये भी आपको याद करके रखना है। फिर उसके बाद बी.डी. शर्मा, ठीक है ना, बी.डी. शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे। जब वो लिस्ट आप पढ़ोगे तो आपको देखोगे तो मल्टीपल टाइम इनका कार्यकाल आता है, पर ईयर आप थोड़े से नोटिफिकेशन करके रखना, ईयर के साथ मुख्यमंत्री भी मैच कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीमती सरला अग्रवाल, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है ना, यह भी कितना बड़ा फैक्ट है ये कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है ना। भी इनका कार्यकाल आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल थे, है ना, ये 1989 से 80 है ना, 1990 प्रथम महिला राज्यपाल हो गई, है ना। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी, सेकंड वाली, पहली कौन थी, है ना, वो भी आपको याद करके रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल, है ना, 61 वर्ष की उम्र में। फिर उसके आते हैं मोहम्मद अली खान, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, ठीक है ना। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो इनके कार्यकाल में लगा है 92 में, है ना। फिर अशोक मेहता समिति के सदस्य भी थे। अशोक मेहता समिति सदस्य किससे संबंधित थे, तो वो पंचायती राज से संबंधित थे। अगले हमारे आते हैं मोहम्मद शफी कुरैशी। मोहम्मद शफी कुरैशी का कार्यकाल क्यों जाना जाता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी, 1993 में, है ना, और मध्य प्रदेश में कब लागू हुई थी, 1994 में, है ना। आप जब पढ़ोगे पंचायती राज व्यवस्था के इम्पैक्टमेंट तो वो 1993-94 हमारे यहाँ आता है, क्योंकि बिल हमारे यहाँ 27 दिसंबर और 31 दिसंबर को पास हुआ था, ठीक है। फिर डॉक्टर भाई महावीर जी, हम क्यों ये फेमस है, महावीर जी इसलिए फेमस है क्योंकि इनके काल में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, है ना। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय राज्यपाल यही थे। इनका जन्म भारत के बाहर लाहौर में हुआ है। फिर उसके बाद आता है आर.एम. गुप्त, है ना। तो आर.एम. गुप्त की एक विशेषता ये थी कि इनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। वो पहले ऐसे राज्यपाल थे जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर अगले हमारे आते हैं बलराम जाखड़, है ना। इनको हम क्यों रखते हैं बलराम जाखड़ का, इसलिए है क्योंकि इनका जो पहला वाला लाइन है ये फैक्ट है कि ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए थे, है ना, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होते, और इनका संबंध पंजाब से है। अब इनकी बुक भी है, इनके संबंध में 2 फैक्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, तो ये फैक्ट हो गया। इनकी बुक है कौन सी, पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक का नाम आपको याद कर रखना है। फिर अगले हमारे आते हैं रामनरेश यादव, है ना। रामनरेश यादव जो है ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे और इनके कार्यकाल के दौरान इनका निधन भी हो गया। रामनरेश यादव क्यों विवादित थे, क्योंकि व्यापम घोटाला के समय इनका नाम इसी समय राज्यपाल यही थे, ठीक है ना। आनंदीबेन पटेल क्या है, ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल भी रही, इसलिए इनको याद करके रखना है, दूसरी महिला राज्यपाल भी रही। इनकी जो बुक है साधना एवं सखी प्रयास एवं प्रतिबिंब, है ना, साधना एवं सखी प्रयास एवं प्रतिबिंब, है ना, ये इनकी बुक है, इसलिए इनको याद कर रखना है। सेकंड महिला राज्यपाल है, इसलिए हमको याद रखना है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे लालजी टंडन, ठीक है ना, ये हमारे लालजी टंडन है, ठीक है, बिहार के राज्यपाल भी रहे, आपको ये याद करके रखना है। और पद पर रहते मृत्यु हुई है, पद पर रहते हुए एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई थी हमारे यहाँ पे राज्यपाल, जो पहले थे आर.एम. गुप्त थे, दूसरे हमारे थे, इनकी पुस्तक जो है लखनऊ, अनकहा लखनऊ, ये लखनऊ के रहने वाले थे। फिर आते हैं हमारे मंगू भाई छगन भाई पटेल, है ना, ये गुजरात के रहने वाले वर्तमान राज्यपाल है और 8 जुलाई 2021 से ये कार्यरत है ना। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य भी रहे, उनके नाम भी हम अगर मैं देखूं तो कौन कौन से 4 नाम है। पहले राज्यपाल पट्टाभी सितार मियां, एच.वी. पाटस्कर, के.सी. रेड्डी और सी.एम. पुनाचा। अगर हम बात करें शुरू के 4 जो राज्यपाल है वो मध्य प्रदेश के कहाँ से सदस्य भी रहे, वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। कौन कौन से रहे, अगर हम पट्टाभी सितार मियां हो गए, एच.वी. पाटस्कर हो गए, के.सी. रेड्डी हो गए, पुनाचा जी हो गए। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जो मृत्यु हुई है वो कौन कौन से हैं, पहले जो राज्यपाल जिनकी मृत्यु हुई है वो राम प्रकाश गुप्त, रामनरेश यादव, लालजी टंडन, है ना। और 3 जो राज्यपाल जिनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा था वो कौन कौन से हैं, 3 जो राज्यपाल मैंने आपको नाम बताया था, पहला जो है सत्यनारायण पटेल, सी.एम. पुनाचा और मोहम्मद अली खान, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इन मुख्यमंत्रियों के बारे में भी याद करके रखना है कि कौन से मुख्यमंत्री शासन के दौरान थे। 3 बार राज्यपाल लगाए, 77, 80 और 93 में, है ना।
मैंने इससे पहले 92 शायद बोल दिया था, तो तीनों के समय में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये हमारा हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो राज्यपाल वाला पोर्शन है ये समाप्त होता है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि थोड़ा सा राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यों की समझ शक्तियां सब एक जैसी रहेगी, सिर्फ कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें आपको डिफरेंस करके रखना है और कुछ चीजें जो याद करके रखना है। रणनीतिक 51 बैच में आपको जो मिलने वाला है 1499 में, वो ये मिलने वाला है कि 60 से 70 जो मुझे लगता है कि लगभग 70 से ऊपर ही प्रश्न हमारे रणनीतिक 51 बैच से आएंगे। उसके साथ साथ संपूर्ण एमपी का जो रिवीजन है वो हमारा बलराम सर द्वारा कराया जाएगा। पूरे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया जाएगा बलराम सर के द्वारा। साथ ही साथ में आपको आनंद सर द्वारा जो चलाई जा रही है पॉकेट नोट सीरीज, जिसके जो पीडीएफ वो हमारे रक्षा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी देन, और उसी के साथ आपको रट्टा मार सीरीज के लगभग 100 से 140 टॉपिकों के साथ लगभग 1000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज भी हम लोग ला रहे हैं, जिसमें आपको कैसे नेगेटिव मार्किंग से डील करना है, कैसे अपने नंबरों का इजाफा करना है, और कैसे हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त करके मेंस के लिए एलिजिबल होके वापस रक्षा एकेडमी में ही मेंस का पूरा जो सिलेबस है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में।